तो चलिए, जो पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का आपके बुक में, उसका क्या नाम है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये नाम है ना। और इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ये ना ही सिर्फ रेडिएशन लाइट में होता है बल्कि हर एक प्रत्येक मैटर में भी होता है, क्योंकि नेचर में सिमेट्री है। अगर लाइट डुअल नेचर शो कर रहा है तो मैटर भी, कोई दूसरा पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करेगा। और डी ब्रॉगली ने दो प्रॉपर्टीज को, क्या क्या प्रॉपर्टीज थे? वेवलेंथ और मोमेंटम। वेवलेंथ एक वेव का प्रॉपर्टी है। वेवलेंथ किसका प्रॉपर्टी है? वेव का। वेव प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ। और P क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है। पार्टिकल प्रॉपर्टी इज लीनियर मोमेंटम। इसको डी ब्रॉगली ने रिलेट कर दिया और ये एक हाइपोथेसिस था, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं था, ये उन्होंने माना। लेकिन आगे चल के डेविसन और जर्मर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। इस फॉर्मूले को आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, h बाय p को क्या लिख सकते हो? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो और हम लोग जानते हैं, √2m/k। और इसी फॉर्मूले को आगे लिखे थे h बाय इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए h क्या होता है? ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, किसी के लिए भी h क्या है? h तो एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी हम लोग को पता है। अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्टेज से एक्सेलरेट करवा दें तो काइनेटिक एनर्जी QE हो जाएगा। इफ अ चार्ज Q is accelerated by voltage V, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? QV, Q into V। यहाँ रख दीजिए। तो H भी पता है, √2m। इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी पता होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज भी पता होगा। तो ये सब पुट करके कितना आता है? 12.27 by √V एंगस्ट्रॉम। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए है फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज V। ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे V क्या है? वेलोसिटी। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। और इस वाले फॉर्मूले को डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन का वेव फेनोमेनन देखा। कौन सा वेव फेनोमेनन? डिफ्रैक्शन। ये भी याद रखते हैं, कौन सा वेव फेनोमेनन? डिफ्रैक्शन। तो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को प्रूव भी किया गया। आज हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे कुछ सवाल करेंगे। तो ये पिछले क्लास में आप लोग लिखे ही थे। लिखिए, एक सवाल लिखिए। Find the ratio of de Broglie wavelength. Find the ratio of de Broglie wavelength of alpha particle and proton accelerated through same potential difference. Accelerated through same potential difference. तो क्या बताना है आपको? रेशियो बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का, लैम्डा अल्फा,
बाय लैम्डा प्रोटॉन का, और कंडीशन क्या है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ट्राई करिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। देखिए इसका पहला तरीका तो है कि हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ होता है 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, और प्रोटॉन के लिए होता है 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और कैसे निकाले हैं, बिल्कुल वैसे ही। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम 2+ को। तो चार्ज हो गया 2e के बराबर, और हीलियम का मास कितना होता है 4 AMU। 4 AMU कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg, 10⁻24 ग्राम होता है, 10⁻27 kg होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, m रख दीजिए, h रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा q × v। तो q अल्फा पार्टिकल के लिए 2e के बराबर होगा, रख दीजिए तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा प्रोटॉन के लिए भी। ये डेटा याद भी रखना हम लोग को। आपसे पूछा है लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी, अगर वोल्टेज सेम हो तो, ये v क्या है, वोल्टेज ही है, तो डिवाइड कर दीजिए लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी। ये डिवाइड करने से कितना आता है 0.35, ये आंसर। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में ये डेटा नहीं आता है, तो कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूले से बनाएंगे। सेकंड मेथड इसको बनाने का होगा। देखिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 2mk, उसको मैं q × v लिख दूं। बोलिए, अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिखते हैं पहले, अल्फा पार्टिकल के लिए तो h तो नहीं बदलेगा, 2 अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है। अब हम यूनिट की टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिवाइड करना है, तो यूनिट अपने आप कट जाएगा। अल्फा पार्टिकल समझते हैं ना किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस He2, तो उसका मास कितना होगा 4 AMU, और चार्ज कितना होगा +2e के बराबर। e कितना होता है 1.6 × 10⁻92, तो चार्ज कितना हो गया 2e, और वोल्टेज तो v। ये अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया। प्रोटॉन के लिए यही फॉर्मूला क्या लिखोगे इसमें, h सेम रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अंडर रूट 2। प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, प्रोटॉन पे चार्ज 1 एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, × v, वोल्टेज तो सेम है, डिवाइड कर दो। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी डिवाइड करने आता है ना आप लोग को, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, एच कट जाएगा, 2 भी कटा, EV भी कटा, तो 1 बाय 4 2 जा 8, 1 बाय 2 √2, √2 होता है 1.4, × 2 करेंगे तो 2.8, और ये भी सॉल्व होकर 0.35। कभी इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकता है 1/2 √2। ठीक है, तो आपका हो सकता है यहाँ से 0.35 आया, ऑप्शन में 1/2 रूट था, तो आप सबको डिवाइड करके बाद चेक कर लीजिएगा किससे आ रहा है। समझ गए, आसान सा सवाल। एक सवाल हम लोग और लिखते हैं, हो गया, लिखना है क्या आप लोग को, सेकंड मेथड लिखना है, लिखिए जल्दी से। इधर हो जाओ, यहाँ बैठो, ये दो लोग बैठा है, नहीं बैठने दे रहा, शोभित नहीं बैठने दे रहा। हाँ 2 के बराबर, बैग भी रखा है बीच में, उधर रख। मैंने इस क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ाए हैं, तो लोग कुछ भी नहीं हो इसके मामले में। क्या इतना एसी काहे लगवाया है? अभी ठंड, देखो कोई भी अप्लायंस जो होता है ना, अब ठंड में इतना दिन से चला नहीं है, बजाय से अगर उसका सर्विसिंग हो तब ना अच्छा काम करेगा। तुम लोग देखो आज सर्विसिंग हो के आए हो, एकदम सुबह टाइम पे आ गए। ये हो गया। चलिए एक सवाल लिखते हैं जो अभी रिसेंटली जेईई मेंस में पूछा भी गया था, मेरे ख्याल से 2021 का ये सवाल है, मैं 20 भी लिख देता हूँ।
क्योंकि मुझे 21-20 वाले सवालों में कंफ्यूजन भी होता है बहुत, मेरे पास लिखा हुआ नहीं इसलिए। लिखिए, टू पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, टू पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, टू पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल टू ईच अदर, possesses मतलब है, उसके पास कुछ होना को possess कहना है, possesses de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2, de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2, full stop. Find de Broglie wavelength lambda, find de Broglie wavelength lambda of particle formed by their completely inelastic collision, their completely inelastic collision, their completely inelastic collision. तो मैं दो बात बता दूं ताकि आपको अगर नहीं पता है कोलिजन के बारे में, तो कोलिजन में दो बात ध्यान रखना होता है। मैं एक बार थोड़ा सा कोलिजन याद लाता हूँ। कोलिजन तीन तरह का, इसमें से दो तरह का होता है लेकिन तीन बोलते हैं, दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इलास्टिक, एक को बोलते हैं इनइलास्टिक। इलास्टिक में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, और इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। इनइलास्टिक का एक स्पेशल केस होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक। उसमें बॉडीज चिपक जाते हैं कोलिजन के बाद, जस्ट बाद चिपक के साथ साथ चलते हैं और सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये सारी बातें हेड ऑन के लिए, ऑब्लिक में नहीं बात कर रहे, लेकिन बेसिक बात ये ध्यान रखना है। तो इनइलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ, इसका क्या मतलब समझेंगे? बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, और कोई भी कोलिजन हो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल आप लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और वो लॉस मैक्सिमम होता है। ठीक, तो आप ट्राई करिए सवाल, 2 मिनट का समय है आपके पास। चलिए हम ये बताते हैं। देखिए ये तो आसान सवाल था, बहुत आसान सा। एक पार्टिकल है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1। तो पहले बताओ, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो ऐसा कब हुआ होगा जब उसके पास क्या हुआ होगा? मोमेंटम हुआ होगा, p। मतलब मोमेंटम ही बता सकते हैं हम लोग, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है तो उल्टा भी तो बता सकते हैं कि मोमेंटम क्या होगा? h बाय लैम्डा। बोलो, तो ये जो पहला पार्टिकल है इसके पास मोमेंटम है h बाय लैम्डा 1, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लिया जाए इसके पास इधर की तरफ मोमेंटम है h बाय लैम्डा 1 i कैप। ठीक है। जो दूसरा पार्टिकल है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है, और ये दोनों राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं, मतलब दूसरे का मोमेंटम राइट एंगल पे होगा, इधर होगा, इधर या नीचे जिधर भी मानना मान सकते हैं। h बाय लैम्डा 2 j कैप, ये p2 है, ये p1। वो पूछा था सर मास सेम है, क्या मास का क्या जरूरत है मास का? ठीक है, तो अभी ये चल रहे हैं, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? h बाय लैम्डा 1 i कैप प्लस h बाय लैम्डा 2 j कैप। ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कुछ इसका फाइनल मोमेंटम होगा pf, और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। कोलिजन में, कोलिजन तो एक एग्जांपल ही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, तो सेम रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम पता चल गया। अगर फाइनल मोमेंटम पता चल गया तो फिर से हम लिख सकते हैं वेवलेंथ। अच्छा, ये जो मोमेंटम आया ये वेक्टर फॉर्म में आया, स्केलर फॉर्म में कितना है मोमेंटम फाइनली? तो कोई भी वेक्टर का स्केलर फॉर्म तो लिख ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब i वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय प्लस h स्क्वायर बाय, बोलो
और मोमेंटम हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, h बाय लैम्डा। बोलो, ये तो बोला कि फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो वो बताइए कितना होगा। तो मोमेंटम फिर से लिख दिया h बाय लैम्डा, ये h स्क्वायर कॉमन लिए उधर जाके कट गया, देयरफॉर अंडर रूट 1 बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। आपको लैम्डा चाहिए, उसके बाद सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय अंडर रूट लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। ये आंसर आया समझ में? इसमें कोई बात नहीं समझ में, आप पूछ सकते हो। क्या किए, इनिशियल मोमेंटम लिखे, इनिशियल मोमेंटम को सम किए, टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा, क्यों? मोमेंटम कंजर्व रहना है कोलिजन में, और फाइनल मोमेंटम को हम h बाय लैम्डा लिख सकते हैं। डी ब्रॉगली थ्योरी यही ना है कि मोमेंटम क्या होता है, h बाय लैम्डा। तो बराबर कर दिए, सॉल्व कर दिए, आ गया। एक सवाल और लिखेंगे, एक और कर लो डी ब्रॉगली पे, ये भी जेईई मेंस 2021-20 का ही है। बताए नहीं हुआ है, लिखो, अब लिखना ना, समझा दिए ना, लिखो अगला सवाल। ये भी जेईई मेंस 2020 या 21 में से किसी में आया हुआ। The de Broglie wavelength of a particle, the de Broglie wavelength of a particle, the de Broglie wavelength of a particle having kinetic energy E is lambda. Having kinetic energy E is lambda. Having kinetic energy is lambda. Full stop. How much extra energy must be given? How much extra energy must be given to this particle? Must be given to this particle so that the de Broglie wavelength reduces to 75% of its initial value. Reduces to 75% of its initial value. ये लिख लीजिए। सॉल्व करिए इसको, 2 मिनट का समय है। तो क्या करना है भाई, देखिए पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा लिखिए। किसके टर्म में लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो क्या होता है, h बाई पी होता है ना, और p क्या होता है, अंडर रूट 2m_k, तो k की जगह भी खाली e लिख रहे हैं। अब कह रहा है कि ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है रिड्यूसेस टू, ये वर्ड समझिएगा, रिड्यूसेस टू का मतलब फाइनल जो है वो होगा 75%, लैम्डा डैश होगा 75% ऑफ इनिशियल लैम्डा, तो ये हो गया 3/4 लैम्डा। लेकिन ध्यान रहे, अगर लिखा होता रिड्यूसेस बाय 75%, मतलब तब कहते हैं कि लैम्डा तो था ही, उसमें माइनस कर दो 3/4 लैम्डा, मतलब लैम्डा बाय 4 हो जाता। रिड्यूसेस बाय एंड रिड्यूसेस टू, ये समझ रहे हैं ना। योर सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 100 रुपीज, इसका मतलब अपना 100 रुपया हो गया सैलरी, और हम कहें कि योर सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 100 रुपीज, मतलब है ना, बाय और टू में समझ ना फर्क, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब क्या लिखोगे, लैम्डा डैश का ये फार्मूला होगा, तो क्या लिखोगे, h बाय अंडर रूट 2m, मास तो सेम रहेगा, एनर्जी हो गया E डैश, एनर्जी हो गया E डैश। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे 3/4
और लैम्डा का वैल्यू इस वाले से लिख दो h बाय अंडर रूट 2me इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 2me डैश। तो h से h कटा, दो साइड स्क्वायर कर दो, तो 9 बाय 16 नीचे में e इज इक्वल्स टू 1 बाय e डैश। मतलब फाइनल एनर्जी जो हो गया हम लोग का वो हो गया 16 e बाय 9। ये फाइनल एनर्जी हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स्ट्रा एनर्जी। कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा आपको, e डैश माइनस e, 16 e बाय 9 माइनस e, 7 e बाय, ठीक है। चलिए, तो ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की बातें थी। अब हम लोग दूसरा लिखते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें हमने लिखा था कि लाइट कैसा नेचर शो करता है? डुअल नेचर शो करता है। लाइट कैसा नेचर शो करता है? हम लोग इस क्वांटम थ्योरी में आज इसका पार्टिकल नेचर चर्चा करेंगे। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर किस पे बेस्ड है? फोटोन पिक्चर पे बेस्ड है। फोटोन पिक्चर या फोटोन थ्योरी कहते हैं इसको। तो आज हम लोग फोटोन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आप ये लिखिए और फिर एक दो लाइन लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। सुनेंगे एक दो पॉइंट मेरा, ठीक है। जब हम वेव कहते हैं तो इसका मीनिंग समझिए इस बात का। जब हम कहते हैं कि देखिए यहां से एक वेव आ रहा है ऐसे, तो इस वेव का जो एनर्जी है, इस वेव का जो, ये सब जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां यहां यहां, सब जगह एनर्जी है। सब जगह एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये कोई एक लाइन तो होगा नहीं, एक वेव तो होगा नहीं, बहुत सारा वेव होगा। तो यहां भी होगा, यहां भी इसके जस्ट बगल में दूसरा वेव होगा, यहां होगा, इस तरह से। इन सबको वेव फ्रंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब जगह एनर्जी होगा और कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होगा। एनर्जी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वेव में। लेकिन आइंस्टीन और प्लैंक क्वांटम, इन दोनों ने कहा कि नहीं, लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इसमें एनर्जी डिस्क्रीट जगह पे होता है। यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। ये वैसा ही डिस्क्रीट है जैसे रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी के डब्बे हैं, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, दो डब्बे के बीच में गैपिंग है कि नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में क्या है? गैपिंग है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइट में जो फोटोन्स होता है वो क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। वही रेलगाड़ी के डब्बे जैसा है। एक एनर्जी पैकेट यहाँ है, दूसरा एनर्जी पैकेट यहाँ है, तीसरा एनर्जी पैकेट यहाँ है। पैकेट्स में डिस्क्रीटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इसको बोलते हैं फोटोन पिक्चर। फोटोन थ्योरी लाइट में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस नहीं मानता है। कैसा मानता है? डिस्क्रीट मानता है। तो वेव और फोटोन थ्योरी में डिफरेंस समझ गया? पक्का? वेव में क्या होता है? एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा, अगर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर कोई ब्लॉक रख दे, अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप मान लो यहां एक मेटल का प्लेट रख दो। क्या रख दो? अगर ये मेटल का प्लेट है और यहां एनर्जी आया, अगर कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी आएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो जितना एनर्जी आना होगा आएगा इस पर। जितना देर छोड़ोगे एनर्जी आते जाएगा, ये ज्यादा एनर्जी इसको मिलते जाएगा नहीं मिलते जाएगा? बोलो। तो अगर लाइट वेव होता तो एनर्जी आते जाता एक समय इस मेटल के प्लेट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाते। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम्स में, और वो बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वो क्या हो जाएगा? तो बहुत देर लाइट में छोड़ देते तो कितना भी कैसा भी लाइट में एनर्जी तो पड़ ही रहा है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उतना फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए। उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लोगे तो कितना भी देर रख दो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पूरा वेवलेंथ का जरूरत नहीं है, पूरा वेव का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोटोन का जरूरत है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी का। अगर वो पैकेट ऑफ एनर्जी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो वो निकाल ले जाएगा। बाकी के पास है कि नहीं उससे मतलब, समझ रहे हैं मेरी बात? भाई मान लो तुम्हारा एक दोस्त है और वो कुछ कांड कर दिया, ठीक, तो उसको पुलिस पकड़ा और उसको जेल में ठूस दिया। आपको पता होगा कि जेल में जब कोई आदमी जाता है, आप अभी खूब आजकल के पेपर में लालू यादव क्या चल रहा है कि बेल में चला गया, सॉरी जेल में चला गया, और जेल में चला गया, और फिर आप ये भी सुनते होंगे उसको बेल मिल गया। तो आपके मन में कभी ये चलता होगा कि यार जब जेल में ही डालना था तो फिर बेल क्यों करा देते हैं? तो ऐसा नियम होता है। देखिए, जेल तो एक एक्सेप्शनल जगह होता है, वहां का लाइफ स्टाइल भी अलग होता है। तो जेल में हम किसे रखते हैं? मान लीजिए कोई आदमी है जिसने सोसाइटी के साथ धोखा किया है, जो सोसाइटी के लिए खतरा है। अगर वो सोसाइटी में रहेगा तो हो सकता है वो किसी और के साथ वैसा ही व्यवहार कर दे जैसा उसने पिछले बार किया था। मान लो कोई रेपिस्ट है, उसने बहुत भद्दा काम किया है, उसे हम सोसाइटी में खुला छोड़ देंगे तो ये चांसेस है कि वो ये काम फिर से कर सकता है। और मान लो वो ये काम यही नहीं भी किया तो उसका खुला घूमना दूसरे को ये प्रोत्साहन दे सकता है कि अरे वो तो करके खुला घूम रहा है तो हम भी करेंगे, फिर सोसाइटी में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते, उसे जेल में रखते हैं, उसे बेल जल्दी नहीं देते। लेकिन मान लो कोई इंसान था और वो गाड़ी चला रहा था, गलती से कोई आदमी उसमें टकरा गया, आदमी टकराया, उसका हाथ टूट गया, वो केस कर दिया कि ये रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा था और ऐसा हो गया। अब ये एक इंसिडेंट है। अब इसका मतलब आप ये नहीं लगाएंगे कि वो इंसान गाड़ी चलाएगा और जब भी गाड़ी चलाएगा तो सबको ठोकते चलेगा, है ना? नहीं यार, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं मेरी बात? एक गलती से हो जाना वो तो गलती है, हाँ उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसे जेल अमाउंट मिलेगा, जेल जाना होगा उसे। मान लो 5 साल का सजा मिला और 5 साल में नियम होता है कि इसको 6 महीना तो कंटिन्यूअसली जेल में रहना है। बाकी जो 4.5 साल है उसके जगह उसको एक पैसा दे दो तो वो छूट जाएगा। तो मान लीजिए आपका एक दोस्त है और उसे बेल करवाना है, और बेल करवाने के लिए अमाउंट है 5 लाख रुपया, ठीक। तो अब तुम गए बेल करवाने के लिए, तुम्हारे पास 5 लाख रुपया नहीं है। पुलिस वाले को तुम बोलोगे कि भैया इसका बेल करवा दीजिए, तो बोलेगा ठीक है 5 लाख रुपया दीजिए, बॉन्ड पेपर्स पे साइन करवाएंगे कि आगे से कभी गलती नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो और ज्यादा सजा मिलेगा। तो बोले ठीक है लेकिन 5 लाख रुपया नहीं है, तो एक काम करते हैं हम डेली कमाएंगे, रिक्शा चलाएंगे और डेली 10-10 रुपया ला के देंगे आपको, बेल करा दीजिए। वो करा देगा आपको, 5 लाख रुपया दोगे तो करा देगा। लेकिन तुम ऐसा करोगे, बोलोगे कि आज जाते हैं रिक्शा चलाएंगे, 10 रुपया कमाएंगे आपको दे देंगे, रखिएगा जमा, इसको बेल करा दीजिए आज, या आज छोड़ दीजिए, कल फिर आएंगे 10 रुपया लेकर के, परसों फिर आएंगे, ऐसा करते करते उसका जेल का अमाउंट खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? लाइट के साथ भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही। एक बार में एनर्जी आया पूरा तो उसको निकाल देगा, लेकिन एनर्जी आके जमा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यही है वेव। आप डेली कमा के आ रहे हैं, वेव है, और एक साथ 5 लाख रुपया लेके आ गए तो फोटोन, डिस्क्रीट एनर्जी है। समझ रहे मेरी बात? पक्का? डेली मेहनत कर रहे हो, वेव है। एक दिन लॉटरी लगा, करोड़पति बन गए, क्या है? फोटोन। तो फोटोन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है और वेव में कॉन्टिन्यूअस होता है। और यही वजह है कि वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि वेव नेचर के अनुसार एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। तो छोड़ दीजिए मेटल को, आते रहेगा एनर्जी, एक समय होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। फिजिक्स क्या है? हम कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। ऐसा देखा गया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन किसी भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलता, एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने पर ही निकलता है। इसीलिए हम लोग ये पिक्चर माने, है ना? उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखते हैं, लिखिए। पहले थोड़ा सा हेडिंग में लिख लीजिए कुछ बातें। प्लैंक एंड आइंस्टीन explained that
explained that the energy of an electromagnetic wave is not continuously distributed over the wavefront, is not continuously distributed over the wavefront. देखिए मैं ये राइटअप्स इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आजकल जो पेपर होता है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक दो मिल जाते हैं, एक दो क्या ज़्यादा ही मिल जाता है, दो तीन मिल जाता है, वो एसएल्सन रीजन टाइप का भी मिल जाता है। तो उसमें ये जो वर्ड साइन को ध्यान में रखना है, कल को आपके एग्जाम में हो सकता है ये स्टेटमेंट आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा गलत होगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या लिखे हम लोग, प्लैंक एंड आइंस्टाइन एक्सप्लेन दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। rather 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 it is in the form of discrete का मतलब होता है कहीं कहीं, discrete bundles of energy packets, discrete bundles of energy packets called photon, और इसी के लिए पुराने जमाने में एक सिनोनिम चलता था क्वांटा, आजकल फोटोन कहते हैं, पहले क्या बोला जाता था, क्वांटा, और उससे भी पहले बोला जाता था कॉर्पस्कुलर। जो आप कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट सुनते हैं ना, वो यही है। ठीक, अब हम लोग एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे जो हमारे काम का होगा। पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन का कितना एनर्जी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी होगा H इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू लिखने से बचता हूं, इसको न्यू बोलते हैं, बुक में ऐसा लिखा रहेगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, क्योंकि ये V जैसा दिख जाता है तो थोड़ा कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं बचता हूं, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा। और कई बार हो सकता है फ्रीक्वेंसी इसी सिंबल से क्वेश्चन में भी आ जाए, तो V मत मान लीजिएगा। और देखिए ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड को C से लिखते हैं, और वैक्यूम में इसका स्पीड कितना होता है 3 इंटू, और कोई भी वेव का स्पीड जो होता है वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू, तो क्या हम फ्रीक्वेंसी को C बाय लैम्डा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इधर भेज दिए तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ये तो बचपन से आप पढ़ते होंगे। तो यहां अगर रख दे H और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दे C बाय लैम्डा, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ डेटा याद रखेंगे, तो जनरली हम लोग को एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना होगा, किसमें लिखना होगा। अब H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, और C लाइट का स्पीड है, ये सब पुट पार्ट करके वैल्यू आता है 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो सीधा ऊपर में 12400 लिखिए, सीधा सीधा एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो ये डेटा हम लोग ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू खूब यूज किया करेंगे, याद रखेंगे ये फॉर्मूला। लेकिन ये कब होगा जब वेवलेंथ किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में, और वेवलेंथ हो तभी, फ्रीक्वेंसी हो तो फिर तो डायरेक्ट एचएफ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यहां पे एक पॉइंट और है, ये कितना फोटोन का एनर्जी है, एक, अगर n फोटोन हुए तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 1 मोल फोटोन हुआ तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना हो जाएगा, Na इंटू H इंटू F, जहां पे Na क्या है, एवोगाद्रोज नंबर, एवोगाद्रोज नंबर।
कितनी की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 20। इस वैल्यू को हम लोग 1 आइंस्टीन कहते हैं। इस वैल्यू क्या बोलते हैं? 1 आइंस्टीन। तो ये बताओ 1 आइंस्टीन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल वैल्यू है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा ना। Na तो कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है। तो 1 आइंस्टीन का वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो 1 आइंस्टीन को पूछा था क्या होता है। ये पहला पॉइंट समझ गए अच्छे से? इसको लिख लो जल्दी से। ये पहला पॉइंट था फोटोन के बारे में। हाँ लिखो। चलिए तो आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, पहले हम लोग उनको लिखने लिखिए। अच्छा उससे पहले एक टर्म समझ लीजिए, एक टर्म खूब यूज करेगा, इंटेंसिटी। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। अब एक मोटा मोटा मीनिंग समझिए इंटेंसिटी का। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर है तो एनर्जी होगा और H इंटू एफ के बराबर होगा एक फोटोन का। इंटेंसिटी का मतलब कितने फोटोन है। इंटेंसिटी जनरली किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है इसका क्या मतलब समझेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। नंबर ऑफ, भाई एक पहले 10 फोटोन था और दूसरी बार 20 फोटोन है, तो किसका इंटेंसिटी ज्यादा है? 20 वाले का। ठीक, अब ये बताओ एक फोटोन का एनर्जी क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? बोलो। इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 50 आप लोग हैं और 50 के पॉकेट में, सबके पॉकेट में 100 रुपया है। ये आपका औकात 100 रुपया, ये आपका एनर्जी हो गया, आप फोटोन के जैसे। ठीक, इंटेंसिटी का मतलब कि इस पूरे रूम में कितना पैसा है। लेकिन अगर मान लो हर एक से अगर काम हो तो एक फोटोन का एनर्जी कितना कहेंगे? 100। क्या ये पूरे रूम में कितना बच्चा हो उस पर डिपेंड करेगा? 50 हो, 100 हो, 200 हो, पूरे रूम का एनर्जी डिपेंड करेगा, पूरे रूम का पैसा डिपेंड करेगा। लेकिन एक का नहीं करेगा। एक का पैसा तो 100 ही रहेगा चाहे कितना ही बच्चा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक फोटोन का एनर्जी क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन किससे होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये पॉइंट याद रखना। लिखो, पहला पॉइंट यही है। मतलब ये दूसरा पॉइंट होगा, पहला नहीं, दूसरा पॉइंट होगा। ईच फोटोन हैज डेफिनिट एनर्जी। ईच फोटोन हैज डेफिनिट एनर्जी which depends on frequency, ब्रैकेट में, और वेवलेंथ। पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो रिलेटेड है एक दूसरे से। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ब्रैकेट क्लोज, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, and is independent of intensity of radiation। and is independent of intensity of radiation। ये पॉइंट समझ गए कि फिर से समझाओ? स्वीटी समझ में आया? देखिए इस रूम का टोटल एनर्जी डिपेंड करेगा कितने बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे का एनर्जी बाकी से क्या मतलब उसको, है ना? इसलिए लिखा है ईच फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी। और मुझे हमें बार बार यूज पड़ेगा एक फोटोन की एनर्जी का, इसलिए ये चर्चा नहीं किया। दूसरा पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट, सॉरी, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी, सुन लीजिए पहले, जब भी रेडिएशन और मैटर इंटरैक्ट करेगा, जब भी रेडिएशन और मैटर, तो ये जो रेडिएशन है वो डिस्क्रीट पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, जिसको फोटोन कहते हैं। जब भी रेडिएशन एक किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैटर के साथ। जब भी इंटरैक्ट करेगा, जब भी कोलाइड करेगा, तो ये जो वेव है, रेडिएशन है, वो किसके साथ बिहेव करेगा? डिस्क्रीट पार्टिकल्स जैसा। इसको क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक, लिखिए, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर,
in interaction of radiation with matter, the radiation behaves, comma दे दीजिएगा, in interaction of radiation and matter, comma, the radiation behaves as if it is made up of particles, as if it is made up of particles called photon. Called photon, full stop. This fundamental is also called corpuscular theory of light. This fundamental is also called corpuscular theory of light. This fundamental is also called corpuscular theory of light. अच्छा, आप में से जितना लोग को बोर्ड देना है, अगर इस बार हो रहा है क्या, पास आउट वालों को नहीं देना ना, तो जिन लोग के लिए बोर्ड अगर होता 12th वालों के लिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोन्स का तुम्हारे लिए, तुमको देना है ना, हाँ, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोन्स का ये पूछता है, प्रॉपर्टीज लिखने है ना, 3 नंबर का सवाल आता है, 6 प्रॉपर्टीज लिख के आना, तो कितना लिख लिए, 3 लिख लिए, चौथा लिखिए, 4th प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए, एक कोई सोर्स है मान लीजिए, और मैं इस सोर्स को मोनोक्रोमैटिक कहूंगा, क्या कहूंगा, तो 2 वर्ड है, एक है मोनो और दूसरा है क्रोमैटिक, दोनों के मिलन से बना है मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब होता है 1 और क्रोमैटिक मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब वैसा सोर्स जिससे जो लाइट निकल रहा है उसका एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। जैसे ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में तो बहुत सारा कलर है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, और उन सबका फ्रीक्वेंसी सेम। तो व्हाइट लाइट की बात हम नहीं कर रहे, कैसे लाइट की बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक। जैसे लेजर, लेजर आप लोग देखे हैं, खूब आजकल मिलता है मार्केट में, आराम से मिल जाएगा, रेड कलर वाला लेजर है ना, तो वो एकदम पाथ में ऐसे सीधा सीधा आपको जाता हुआ दिखता है, तो वो एक ही लाइट है, रेड लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स अगर है तो उससे जितने भी फोटोन्स निकलेंगे सबका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, सबका एनर्जी भी क्या होगा, और ये जब स्पेस में चलेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो किस स्पीड से चलेंगे, लाइट के स्पीड से चलेंगे, है ना। तो लिखिए, ऑल फोटोन्स emitted by any source travels with same speed as of light, in free space, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोन पार्टिकल कॉलिजन। फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, जब किसी फोटोन का किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कॉलिजन होगा, जब किसी फोटोन का किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, तो ये नॉर्मल कॉलिजन जैसा ही होगा, और ये कॉलिजन इलास्टिक होगा, मतलब सॉरी इलास्टिक बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिजन जैसा होगा। तो कॉलिजन होगा जिसमें क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, और किसी भी कॉलिजन में टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व। इलास्टिक में क्या कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, लेकिन टोटल एनर्जी सारे कॉलिजन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो जब फोटोन और पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स ये कंजर्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मान लीजिए 10 फोटोन आया, तो ये मैटर हो सकता है 2-3 फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा तो हो ही सकता है। फोटोन क्या है, लाइट, तो लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व रहेगा क्या, हो भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया तो रह जाएगा, या सारा का सारा ट्रांसमिट कर दिया तो रह जाएगा, लेकिन हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है। अच्छा, हमेशा घटेगा ही कि बढ़ भी सकता है नंबर ऑफ फोटोन्स,
वो ये बोले घट ही सकता है, बढ़ेगा कैसे? बता रहे कैसे बढ़ सकता है। मान लो फोटोन्स आए और वो फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, तो आपको पता होगा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में होता है, आगे पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी में। तो मान लो ग्राउंड स्टेट में था, वहां से वो थर्ड लेवल पे चला गया, ठीक, फोटोन आया, एक फोटोन आया, उससे एनर्जी इतना मिला कि वो कहां चला गया। अब वो थर्ड लेवल से बहुत सारा फोटोन से मिट कर सकता है। वो पहले थर्ड से 2 पे आएगा तो एक फोटोन अलग मिलेगा, 2 से 1 पे आएगा तो अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस अलग है। 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाएगा तो 3 तरह से मिल सकते हैं फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो सकते हैं? बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। समझ में आया? तो ये लिखो, in the situation when a photon collides with a material particle comma, the total energy and momentum remains conserved. The total energy, ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड, फुल स्टॉप, पैर चेंज करके उसी पॉइंट में। however comma the number of photons may not be conserved because during collision photons may be absorbed or created ठीक है। अगला पॉइंट, 6th पॉइंट, कोई भी जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है। कोई भी फोटोन का, अब इस बात को समझते हैं हम लोग। पहले फोटोन छोड़ दीजिए, कोई पार्टिकल का सोचिए। कोई भी पार्टिकल का जो मास होता है वो 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब वह मास जो किसी पार्टिकल का जब वो रुका हुआ है तब होगा, ठीक, उसको m0 से लिखता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मूव करे तब उसका मास बदल जाता है और वो होता है m0 by 1 minus v square by c square। इसको बोलते हैं रेस्ट मास। अच्छा, जब मैं किसी पॉइंट में बोलता हूँ, इधर राइट में लिखता हूँ, तो आप लोग ये लिखते हैं कि नहीं लिखते रिमार्क्स में? हाँ, ये लिखना है। और इसको बोलते हैं काइनेटिक मास। या इसी को डायनेमिक मास भी बोलते हैं। या इसी को रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं। रिलेटिविस्टिक मास। आम जीवन में ये काम का नहीं है, क्योंकि आम जीवन में हम लोग जिस वेलोसिटी से चलते हैं, ये वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर किसी का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो या उससे कम हो, आसपास हो, तब मास में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, है ना। कोई रॉकेट हो और वो चल रहा हो 0.6 c से, तब उसका मास m0 के बराबर नहीं होगा, अलग होगा। इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो, इसको बोलते हैं काइनेटिक मास और डायनेमिक मास। अब फोटोन के साथ क्या होगा? फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास 0। पहला ही पॉइंट लिख लो, 6 पॉइंट में लिखो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जिसको आप m0 कहेंगे, इज 0। ठीक है। लेकिन फोटोन का काइनेटिक मास होता है, डायनेमिक मास होता है। मतलब फोटोन का जब भी हम लोग मास का चर्चा करेंगे तो वो तभी कर सकते हैं जब वो फोटोन क्या कर रहा हो, चल रहा हो। रुके हुए फोटोन का मास का चर्चा नहीं कर सकते, उसका मास 0 होता है। तो सेकंड लिखिए,
मतलब सॉरी सेकंड नहीं, कौन सा पॉइंट है, 7th पॉइंट, डायनेमिक और काइनेटिक मास ऑफ अ फोटोन, नहीं 7th पॉइंट, रेस्ट मास 0 हो गया, 7th पॉइंट, डायनेमिक और काइनेटिक मास, डायनेमिक और काइनेटिक मास ऑफ अ फोटोन can be obtained using Einstein's energy mass equivalence, using Einstein's energy mass equivalence, using Einstein's energy mass equivalence. तो आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है ना, तो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर में जो m होता है पता है क्या है, कौन सा मास, काइनेटिक मास होता है। और आप जान रहे हैं फोटोन का एनर्जी कितना होता है, hf, फोटोन का एनर्जी कितना होता है, तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में m कितना हो जाएगा, hf बाय c स्क्वायर, या एनर्जी तो hc बाय लैम्डा भी होता है, बोलो, तो एक c कट जाएगा, तो c इधर आ जाएगा, तो h बाय लैम्डा c, तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में हुआ और वो वेवलेंथ के टर्म में, ये होता है किसी भी फोटोन का काइनेटिक मास, या उसी को डायनेमिक मास या रिलेटिविस्टिक मास जो भी कहें, ये लिख लीजिए। तो हो सकता है कैलकुलेट करने बोल दे आपका फोटोन का काइनेटिक मास कितना होता है। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर, बस आपको पता होना चाहिए इसका ये फार्मूला है, ऐसा निकालते हैं, और इसलिए मैं जनरली सबका प्रूफ भी बता रहा हूँ कैसे आ रहा है वो, ताकि आपको एक बेसिक ध्यान में रहे कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, तो फिर आप निकाल भी सकते हैं अगर भूल गए फार्मूला, तो ये रिलेशन तो याद रहेगा, mc स्क्वायर इक्वल्स टू hf, वहां से निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक नंबर पॉइंट, तो हम लोग फोटोन का मास कैलकुलेट कर लिए, फोटोन का मास कैलकुलेट कर लिए, कौन सा मास, काइनेटिक मास। अब देखो मास में वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, मास में फोटोन की वेलोसिटी कितनी है, c, तो c मल्टीप्लाई करोगे तो c कट जाएगा, तो मोमेंटम आ जाएगा कितना, और यही मोमेंटम, तो अगर हम लिखें मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन p, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो ध्यान रखना ये जो मास होता है, जब भी हम बात करते हैं मोमेंटम का, तो मोमेंटम कब होगा, जब कोई चलेगा ना, तो चलते हुए बॉडी का मास कौन सा मास होगा, काइनेटिक मास, काइनेटिक मास इनटू c, और काइनेटिक मास अभी हम लोग निकाले थे कितना आया था, hc बाय लैम्डा, h बाय c लैम्डा इनटू c, तो कितना हो गया, h बाय लैम्डा। आपको नहीं लग रहा है कि ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ से भी आ सकता है, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिख लीजिए, अब हम इसको थ्योरी में क्या लिखा है, ऐसे लिखिए, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डी ब्रॉगलीज थ्योरी। ये तो लैम्डा के फॉर्म में वो मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, h बाय लैम्डा क्या होगा, c बाय f, तो ये ऊपर चला गया, hf बाय c, ठीक है। और यहां पे एक फॉर्मूला और बनता है, वो देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये P है, P इज इक्वल्स टू HF को क्या बोलोगे? एनर्जी ऑफ फोटोन, E by C. What is E? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे मोमेंटम पूछेगा एनर्जी के टर्म में, तो एनर्जी बाय सी कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मोमेंटम। ठीक है, ये सारे चीज काइनेमेटिक्स वाले टाइप नहीं है, इसलिए अलग से आपको लिखना पड़ रहा है, एनर्जी बाय सी। और इसमें ये सब लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू PC, एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू लाइट का स्पीड। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इस वाले चैप्टर में P लिखेंगे तो वो मोमेंटम होगा, लेकिन इस चैप्टर में पावर भी यूज करेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे फिर? वहां भी P लिख सकते हैं, बुक में तो P ही लिखा रहेगा, तो हम लोग कोई सा नया सिंबल डिराइव कर लेंगे उसके लिए, Q। ठीक है, Q लिखा करेंगे तो क्या होगा? पावर। कुछ वैसा सिंबल निकाल लेंगे ताकि हम लोग के मन में क्लियर रहे कि पावर भी है मोमेंटम भी है। नहीं तो क्या होगा ना, P कहीं पावर वाला लिख दोगे, ऐसा खूब होता है, तो ध्यान रखना। ये 8 पॉइंट लिख लिए पक्का, 9 पॉइंट पावर से ही लेके थे, इसलिए मुझे याद आया, नहीं हुआ है। अच्छा, ये रिलेशन कैसे आ रहा है वो समझना है आपको, याद नहीं रख पाओगे सारा कुछ याद कहां से आ रहा है, सब ये वाले से आया। m लिखे तो यहां से मास आ गया, मास इनटू वेलोसिटी कर दिए तो मोमेंटम आ गया, और उसमें HF दिखा जो कि एनर्जी होता है, तो वहां से एनर्जी के साथ भी रिलेशन आ गया। ठीक है, और छोटे छोटा रिलेशन है, डेरिवेशन बहुत लंबा तो है नहीं, एक लाइन का है, तुरंत निकल भी जाता है। 9 पॉइंट जो हमें लिखना है वो ये है, 9 पॉइंट ये है, पावर से रिलेट करना है। तो पावर के लिए क्या सिंबल बना ले? Q। कुछ और बताए, कोई और सिंबल बोलो। H बना ले, कैपिटल H, स्मॉल h नहीं, कैपिटल H, क्योंकि H से पावर को हम लोग वहां भी यूज करते हैं हीट ट्रांसफर में, Q/T है ना, Q से हीट होता है जनरली, H लिख देते हैं, H से लिख रहे हैं पावर। ठीक है, कैपिटल H से पावर किससे लिख रहे हैं? कैपिटल H से। पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी तो HF होता है, अगर n फोटोन्स है तो n मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय टाइम। सो व्हाट इज n? नंबर ऑफ फोटोन्स, और t क्या है? टाइम। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो n/t, इसको स्मॉल n लिखेंगे, और वो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। जल्दी ये पूछा जाता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितना होगा? ये NCERT का पहला सवाल यही है, पहले दूसरा सवाल यही है। n/t हो जाएगा स्मॉल n इंटू h इंटू f। तो स्मॉल n पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक लैंप है, उसका पावर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बताइए कितना फोटोन्स पर सेकंड इमिट कर रहा है, तो n हो जाएगा h/hf। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जाएगा आपसे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पावर बाय HF होता है। एक लास्ट पॉइंट और लिख ले आज के लिए, 10 पॉइंट, और वो ये है कि फोटोन्स जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब नो चार्ज। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डिफ्लेक्ट कर सकता है जब चार्ज हो, चार्ज पे फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। So photons are electrically neutral, no charge, and so they are not deviated. They are not deviated by electric or magnetic
ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है तो आपको अगर कहानी याद हो L1 L2 में सुने थे तो हाइजन की बात याद है। हाइजन लाइट को पार्टिकल क्यों नहीं मानता था? क्या लॉजिक देता था वो, याद करो। हाइजन कहता था कि भाई अगर लाइट पार्टिकल है तो जब ये दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कहीं डेविएट करते हैं। ये लॉजिक था ना हाइजन का, क्योंकि उस समय पार्टिकल का धारणा होता था कि पार्टिकल मतलब इसके पास मास होगा तो कोलिजन होगा, डेविएट कर जाएंगे। ये देखो फोटोन स्पेशल टाइप का पार्टिकल। फोटोन क्या है? ऐसा पार्टिकल इसके पास रेस्ट मास नहीं है, मोमेंटम है। मोमेंटम है और ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखिए मान लीजिए ये एक लाइट रे जा रही है तो इसमें बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स हैं। एक एनर्जी पैकेट है फोटोन और ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इधर से दूसरा लाइट रे आ रहा है, बोलो इसमें भी एक फोटोन है और वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकली। तो दो चार्जेस एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे। इसी वजह से इनके इंटरेक्शन से इनमें कोई डेविएशन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है और दूसरा लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूट्रल पार्टिकल को डेविएट नहीं कर सकता, इसीलिए इनमें भी डेविएशन नहीं होता। ये उस सवाल का जवाब है जो हाइजन ने लिखा था। आज के लिए इतना छोड़ देते हैं। 10 पॉइंट फोटोन पे, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। फोटोन थ्योरी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा फोटोन थ्योरी और करेंगे। चल स्लाइड पीछे करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।